पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा होंगे देश के अगले प्रधानमंत्री। सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने किशिदा को चुना नेता। किशिदा ने तारो कानो को हराया। और शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। और बड़ी खबर है पंजाब से जुड़ी हुई। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के ठीक एक दिन के बाद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्विटर पर एक वीडियो बयान जारी करते हुए यह कहा है कि पंजाब के मुद्दों और एजेंडे के साथ समझौता किया जा रहा है, जो कि उन्हें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए और पंजाब के लोगों की जिंदगी को और भी बेहतर करने के लिए वो कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। 17 साल ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ, ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਔਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਖੜਨਾ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। मेरी लड़ाई मुद्दों की है, मसलों की है और पंजाब पक्षी एक एजेंडे की है। तो अज जो मैं देखता कि उन्होंने मुद्दों नाल समझौता हो रहा, मैं ना तो हाईकमांड नूं गुमराह कर सकदा ते ना गुमराह होण दे सकदा। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय विक्रम सिंह इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं और हमारे साथ चंडीगढ़ से आकांक्षा सक्सेना भी इस पर ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आकांक्षा का रुख करना चाहूँगा, लेकिन अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से लेकर। दिल्ली में अगर अजय आपसे बात करूँ, अगर जिस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जो हमारे दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे नए सीएम वहाँ पे हुए, उनकी ताजपोशी हुई, एक कैबिनेट वहाँ पे उसका शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उसके कुछ ही दिनों के बाद हम देख रहे हैं कि इस तरह से नवजोत सिद्धू का कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना। आखिर इस इस्तीफे की पीछे की वजह क्या है? देखिए असीम, नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन अभी नज़र लोगों की ये है कि उनका इस्तीफा स्वीकार होता है या नहीं। जो सूत्रों के जरिए जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि आला कमान नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफा देने से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा स्वीकार हो सकता है और नए पीसीसी चीफ की तलाश शुरू हो गई है, इस बात की जानकारी मिल रही है। वजहों की अगर हम बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू का जो वीडियो आया है उसके जरिए भी पता लगता है और जो सूत्र हैं उनके जरिए भी पता लग रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने इस बात की उम्मीद लगाई थी कि वो राज्य में जो चाहेंगे मुख्यमंत्री के जरिए कराएंगे, एक रिमोट कंट्रोल की तरह वो मुख्यमंत्री को चलाएंगे और वो संभव नहीं हुआ। और आला कमान का जो आशीर्वाद है या सहयोग है पूरी तरह से चन्नी को मिलने लगा और चन्नी स्वतंत्र रूप से फैसले लेने लगे और जो ब्यूरोक्रेट्स की नियुक्ति हो, चाहे अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति का मामला हो या फिर चाहे डीजीपी की नियुक्ति का मामला हो, मुख्य सचिव की नियुक्ति का मामला हो, लेकिन अजय बात तो ये की जा रही थी कि चन्नी जो है वो तो नवजोत सिंह सिद्धू के ही व्यक्ति हैं, उन्हीं की वो बात मानते हैं। जी, सियासत में कभी कभी कैलकुलेशन किया जाता है और कैलकुलेशन फेल हो जाता है, ये एक नई वानगी है। तमाम ऐसे उदाहरण हैं हम लोगों के पास। नवजोत सिंह सिद्धू ने चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काफ़ी प्रयास किया। हम अगर गौर करें तो सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम रेस में काफ़ी आगे था, लगभग उनका नाम फाइनल हो गया था और आधे घंटे के भीतर उस फैसले को पलट दिया गया। तो इस हिसाब से उनको उम्मीद थी कि चन्नी उनकी बात मानेंगे, लेकिन जिस तरह से एक प्रदेश के पहले दलित मुख्यमंत्री के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया गया, पूरे देश में ऐसा मैसेज दिया गया कि देश में इकलौता दलित मुख्यमंत्री है, चन्नी के ऊपर जो मेरी जानकारी है कि आला कमान का पूरा वरदहस्त हो गया और चन्नी ने अपने फैसले स्वयं लेने शुरू कर दिए। वो सिद्धू को नहीं पसंद आया और सिद्धू ने जो भी बातें कही हैं उनके वीडियो में साफ तौर पर है कि पंजाब के हित के लिए काम करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे। तो किन समझौतों की बात कर रहे हैं, किन विषयों की बात कर रहे हैं, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो कहा, अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया उनके कहने के बाद,
जो उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना था, जो पंजाब के तमाम बड़े कद्दावर नेता, यहाँ तक कि 12 जो सांसद हैं, सभी सांसदों ने एकजुट होकर चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को कि सिद्धू को अध्यक्ष न बनाया जाए। उसके बाद भी सिद्धू को अध्यक्ष बनाया गया। आलाकमान ने उनमें भरोसा किया और उसके बाद भी सिद्धू की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि वो पूरा कर पाना लग ये रहा था कि कांग्रेस पार्टी के बस की बात नहीं थी और कोई भी सरकार किसी भी प्रदेश में इस तरह से नहीं चल सकती स्थितियां। और अब जब 5 महीने बाद चुनाव होने हैं और चन्नी जिस तरह से अपने को प्रोजेक्ट करते जा रहे थे, तो इस बात का भी सिद्धू को अंदेशा था कि अभी तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, संभवतः आगे चुनाव जब हो और जब प्रचार शुरू हो तो उसमें भी उनको आगे न रखा जाए, ऐसी उनको अंदेशा और आशंका होने लगी होगी संभवतः। और बहुत सी वजहें हैं जिसकी वजह से सिद्धू और अपने अलग तरह की कैरेक्टरिस्टिक की वजह से भी सिद्धू जाने जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि अस्थिरता उनकी राजनीति में लगातार देखी गई है। भारतीय जनता पार्टी में भी उन्होंने इस्तीफा दिया, सांसद होने के बाद इस्तीफा दिया। उन्होंने कांग्रेस में जब सरकार बनी तो मंत्री पद दिया गया, वहां से इस्तीफा दे दिया। अभी उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई तो उससे भी इस्तीफा दिया। तो जो अनसर्टेनिटी उनके व्यक्तित्व में है वो इसमें सामने आई है। और बहुत सी बातें हैं, उन बातों में एक बात ये कही जा सकती है कि अमरिंदर सिंह से तो आलाकमान को छुट्टी मिल गई और लगता यह है कि सिद्धू ने इस्तीफा देके खुद ही रास्ता साफ कर दिया। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी के वक्त में बातें मानी गई, सिद्धू की उनके पसंदीदा व्यक्ति को बनाया गया, लेकिन अब जो सारी चीज़ें हो रही हैं अजय, क्या लगता है कि अब आलाकमान झुकने के लिए तैयार है? हालांकि इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन अब आगे झुकेगा आलाकमान? असीम, बिल्कुल नहीं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आलाकमान बिल्कुल नहीं झुकने को तैयार है और वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा स्वीकार हो सकता है। इस बात की जो मेरे सूत्र हैं वो जानकारी दे रहे हैं। इसीलिए मैंने बताया कि जो ऑप्शंस हो सकते हैं और कौन पीसीसी चीफ हो सकता है उस पर विचार होना शुरू हो गया है। और दूसरी बात यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने के लिए जो चन्नी हैं उन्होंने दो जो नेता हैं उनका एक प्रतिनिधिमंडल बनाया है, वो उनसे बात करेंगे। सिद्धू को मनाने की कोशिश जरूर की जाएगी, लेकिन अब उनको प्रदेश अध्यक्ष वो नहीं रहेंगे, उन्होंने खुद मान लिया है और अब नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश शुरू होगी। अभी कुछ देर पहले एक बाइट आई है मनीष तिवारी की अजय, उसमें उन्होंने साफ कहा एएनआई को कि जिनको जिम्मेदारी दी गई पंजाब की उन्हें तो समझ ही नहीं है पंजाब की, और इससे इस पूरे वाकया से पाकिस्तान काफी खुश हो रहा होगा। जी बिल्कुल, पंजाब बॉर्डर स्टेट है और अमरिंदर सिंह ने जिस तरह से कहा था नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में, वो पॉलिटिकल भी हो सकता है लेकिन उसमें जो फैक्ट है वो सच है। तो इस लिहाज से ये बात तो मानी जा सकती है कि नवजोत सिंह सिद्धू की इस गतिविधि से राज्य अस्थिर हो रहा है और अस्थिर राज्य बहुत तरह की समस्याओं को आमंत्रित करता है। दूसरी बात यह है कि एक जो बॉर्डर लाइन है इसको हमें देखना होगा कि अमरिंदर सिंह ने जो नेशनलिस्ट अप्रोच अपनाई थी, वो नेशनलिस्ट अप्रोच अमरिंदर सिंह की जो राजनीति के ओपन ऑप्शंस हैं उसकी ओर तो इशारा करता ही है, साथ ही साथ ये भी इशारा करता है कि नवजोत सिंह सिद्धू के आगे के पॉलिटिक्स के सभी दरवाजे भी बंद कर रहा है। दोनों बातें एक साथ हो रही हैं। अगर नवजोत सिंह सिद्धू अब अपना इस्तीफा दे दिए हैं, अगर वो स्वीकार हो जाता है और नया प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है तो नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीतिक स्थिति क्या होगी ये नवजोत सिंह सिद्धू देखेंगे। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल नवजोत सिंह सिद्धू को साथ लेकर आएगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा आशंका हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से अमरिंदर सिंह ने एक नेशनलिस्ट अप्रोच अपनाई और सिद्धू पर आरोप लगाया, उस बैगेज को लेकर चल पाना सिद्धू के लिए बहुत भारी साबित होगा। लेकिन अजय, जिस तरह से एक प्रेशर टैक्टिक्स की बात की जाए, कैबिनेट की बैठक में कुछ मंत्रियों का नहीं पहुंच पाना, 2-3 मंत्रियों का अपने पद से इस्तीफा देना, कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनाने की जा रही है सिद्धू के खेमे के लिए। जी बिल्कुल चल रही है और आगे भी चलेगी। अभी 7 ऐसे विधायक हैं जो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ बैठकर बात कर रहे हैं, लेकिन हम इस बात को गौर करें कि 117 दलों की विधानसभा में 80 विधायक हैं कांग्रेस के, और उस लिहाज से नवजोत सिंह सिद्धू के साथ स्पष्ट रूप से कितने हैं ये अभी अपने आप सामने आ जाएगा। और असीम, सबसे अहम बात यह है कि हमें ये भी गौर करना होगा कि जब अमरिंदर सिंह को हटाया जाना था और वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब आलाकमान की तरफ से संदेश आ गया, संकेत आ गया, तो अमरिंदर सिंह से मिलने वाले तकरीबन 1 दर्जन विधायक और कुछ मंत्री ही थे जो उनके पास पहुंचे थे। तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर जब इस तरह की पहल होती है तो जो नेता होते हैं जो किसी के खेमेबाजी में शामिल नहीं होते, वो अपना स्पष्ट
जो रास्ता है वो आलाकमान के रास्ते पर ही तय करते हैं। खेमेबाजी होने के बाद भी जो संदेश दिल्ली से मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा असर डालता है विधायकों पर, और यही वजह है कि अभी केवल 7 विधायक ही सिद्धू के साथ हैं। एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और जो प्रदेश के 2 बड़े नेता हैं महासचिव स्तर के, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। कुछ और इस्तीफे भी आ सकते हैं, लेकिन ये राज्य की सरकार की स्थिरता को प्रभावित करेगा, इसमें इसकी आशंका बहुत कम है, इसकी उम्मीद बहुत कम है। और दूसरी बात यह है कि नया प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस का यह मानना है कि एक दलित मुख्यमंत्री और एक जो संभवतः आएगा वो कोई जट सिख प्रदेश अध्यक्ष होगा, तो उसके साथ आगे चुनाव में जाया जाएगा। तो रास्ते के जो कांटे हैं, कभी कभी कुछ कहा जाता है कि कुछ ऐसी स्थितियां अपने आप बन जाती हैं, तो कांग्रेस के सामने एक संकट तो जरूर बना हुआ है, लेकिन एक हल बनता हुआ रास्ता भी दिख रहा है। लेकिन अजय, हरीश रावत का पिछले दिनों ये बयान आना कि हम इसी चेहरे के साथ या फिर दलित चेहरे के साथ ही हम अगले चुनाव में जाना चाहते हैं, ये भी कहीं ना कहीं नाराजगी करने वाली बात थी सिद्धू के लिए। जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि सिद्धू की महत्वाकांक्षा अभी ही मुख्यमंत्री बनने की थी और वो नहीं हो पाई क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री बनने की बात की क्लियरिटी आलाकमान की तरफ से नहीं थी। तो उनकी ये उम्मीद थी कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो डमी रहेगा और वो मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट होंगे और अगला चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और इसको लेकर पार्टी के भीतर एक राय नहीं थी और तमाम बड़े नेताओं ने अपनी आपत्ति जता दी थी। सिद्धू अपनी उस प्रेशर टैक्टिस को बना रहे हैं, अभी भी इसी प्रेशर टैक्टिस में है कि ऐसी प्रेशर बनाया जाए कि उनको नेतृत्व दिया जाए, अगले चुनाव के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया जाए। लेकिन जो कांग्रेस का इतिहास है और कांग्रेस आलाकमान के कार्य करने की शैली है, जहाँ तक मैं उसको समझता हूँ, एक लिमिट के बाद आलाकमान ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता और वही अभी सामने आने जा रहा है। अच्छा अजय, ये तो हुई कैप्टन सिद्धू की बात, लेकिन कैप्टन की बात की जाए, वो दिल्ली में है और उनका कहा जा रहा है कि गृह मंत्री के साथ, बीजेपी अध्यक्ष के साथ मिलने का कार्यक्रम है। किस तरह की बातें, कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में ये बीजेपी में भी शामिल हो जाए। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो अप्रोच अपनाई है उसको देखकर ये लगता है कि वो उसी रास्ते पर जो आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी की है, जिस तरह की पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी की है, उसी तरह के उनके बयान साफ तौर पर सामने आए हैं। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह काफ़ी चतुर और काफ़ी अनुभवी नेता हैं। हम गौर करें कि जब वो कल चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहे थे, उसी समय के उसी रास्ते में ही, जब वो दिल्ली पहुंचे भी नहीं थे, कि सिद्धू ने अपना इस्तीफा दे दिया था। और जो मेरी जानकारी है सूत्रों के जरिए, उस समय कल की जो बात है, आलाकमान पूरी तरह से इस बात से सशंकित था और ये वो जानना चाहता था कि अमरिंदर सिंह क्या स्टेप उठा रहे हैं, उस पर उसकी बहुत ज़्यादा नज़र थी। और अब पंजाब की जो बदले राजनीतिक हालात हैं, वो अभी अमरिंदर सिंह को सोचने का और वक्त दे रहे हैं। हालांकि ये स्पेकुलेशन है अजय, मुझे इस बात को पूछना पड़ रहा है, लेकिन अगर मैं इस वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, अगर बीजेपी कैप्टन को मनाने में सफल हो जाती है और अगर कैप्टन बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो पंजाब कांग्रेस के लिए, पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कितना बड़ा जो है वो कंपटीशन देखते हैं। देखिए, कैप्टन मानसिक रूप से तो तैयार हो चुके हैं और अगर कैप्टन को मनाने की बात है तो मनाने और मानने में बहुत ही माइन्यूट सा फर्क रह गया है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की जो पॉलिटिक्स है, वहाँ की जो स्थिति है, उसको ज़रूर भांपेंगे, उसके बाद ही वो कोई फैसला लेंगे। अभी जो पंजाब में स्थितियां हैं वो कैप्टन के अनुकूल होती हुई दिख रही हैं। कैप्टन सिद्धू के जाने के बाद अगर नया प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो कैप्टन की जो नाराजगी है वो तकरीबन खत्म होती हुई सी दिखेगी। और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसके साथ कोई भी जाना चाहेगा। और कैप्टन चूंकि पहले से ही वो सेना में रहे हैं, तो वो उनको सूट करता है उधर जाने का, अकाली दल के मुकाबले और आम आदमी पार्टी के मुकाबले। लेकिन उनकी अवस्था और पंजाब की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ही कैप्टन अमरिंदर सिंह तय करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि पंजाब की वर्तमान राजनीतिक स्थिति अमरिंदर सिंह को और ज़्यादा सोचने के लिए वक्त दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय, बहुत ही अच्छे से आपने इन तमाम चीज़ों को समझाया, पंजाब की राजनीति को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुँचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे ताज़ा खबर की। और ताज़ा खबर में बात करेंगे कोरोना की। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से अब बेहतर नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,870 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 28,178 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर अब 97.83% हो गया है। और देश में कोरोना की दूसरी लहर का भी कहर अब धीरे धीरे कम हो रहा है और इसको देखते हुए ज्यादातर राज्यों में चरणबद्ध तरीके से जरूरी गतिविधियों की इजाजत दी जा रही है।
तमिलनाडु सरकार ने 1 से 8वीं तक के स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। तमिलनाडु सरकार ने 1 नवंबर से कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए कक्षाएं फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इसके साथ साथ राज्य सरकार ने 31 अक्टूबर तक कोविड प्रतिबंधों को भी बढ़ा दिया है। वैक्सीनेशन की बात की जाए तो देश में कोरोना टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 87 करोड़ 66 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। टीकाकरण अभियान के 256वें दिन मंगलवार को 54,13,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। और यहां छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। शहर में गरीबी को पचाने की ताकत होती है। अब ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम शहर को वो ताकत दें, शहर में वो सामर्थ्य दें कि वो सर्वाधिक गरीबी को पचा पाए, जल्दी से गरीबी को पचा पाए, और उसी गरीबी से जो पचा करके जो ताकत ऊर्जा पैदा हो, उससे विकास के नए आयाम पैदा करे। इस दिशा में हमने सोचा। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। अब कुछ दूसरी अहम राष्ट्रीय खबरों पर नजर। रक्षा मंत्रालय ने परिवार पेंशन के लिए दिव्यांग आश्रितों की आय सीमा बढ़ा दी है। यदि ऐसे बच्चों या फिर भाई बहनों की पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से कुल आय सामान्य दर पर परिवार पेंशन की पात्रता से कम होगी तो वे आजीवन परिवार पेंशन के पात्र होंगे। ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ 8 फरवरी 2021 से दिया जाएगा। वर्तमान में दिव्यांग बच्चे या भाई बहन तब परिवार पेंशन के पात्र होते हैं यदि परिवार पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उनकी मासिक आय महंगाई राहत के साथ 9,000 रुपए से अधिक ना हो। जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत ने अपने बंदरगाहों की कुल बिजली मांग का 60% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करने का लक्ष्य रखा है, जो अभी 10% से भी कम है। ये सौर और पवन ऊर्जा के माध्यम से किया जाएगा। सोनोवाल ने कहा है कि साल 2030 तक बंदरगाहों पर 50% उपकरणों का विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। बंदरगाहों पर 2030 तक माल वहन के दौरान कार्बन उत्सर्जन 30% तक घटाने का भी लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई उद्यम पंजीकरण के तहत अब तक 50 लाख से अधिक उद्यम इस पर सफलतापूर्वक अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इनमें 47 लाख से अधिक सूक्ष्म संगठन और लगभग 2.5 लाख से अधिक लघु इकाइयां शामिल हैं। अब एमएसएमई पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया पेपरलेस हो गई है। उद्यम जो अभी तक पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें एमएसएमई मंत्रालय और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा दिए जाने वाले लाभों का फायदा उठाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। रजिस्ट्रेशन जो है वो निःशुल्क है और केवल सरकारी वेबसाइट पर ही किया जाना चाहिए। किसी भी सहायता के लिए उद्यमी मंत्रालय के पास के चैंपियंस कंट्रोल रूम से संपर्क आप कर सकते हैं या फिर champions.gov.in पर भी आप लिख सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वर्णिम विजय वर्ष में भारतीय सेना की मेरठ से दिल्ली तक करीब 75 किलोमीटर की साइकिल यात्रा आज नई दिल्ली पहुंच गई। इस यात्रा का जायजा लिया हमारे सहयोगी गिरीश निशाना ने। भारतीय सेना के 75 जवान और अधिकारी मेरठ से लेकर दिल्ली तक करीब 75 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। क्या मकसद है इनकी यात्रा का, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल राव। सर, किस तरह का आपकी यात्रा है और क्या मकसद है इसका? वन स्ट्राइक कोर के इंजीनियर ब्रिगेड के 75 जवान ऑफिसर जेसीओस मेरठ से लेकर दिल्ली तक हमने साइकिलिंग करके रैली आज समाप्त कर रहे हैं वॉर मेमोरियल में। ये हम अपने 1971 में जो हमने विजय प्राप्त किया था उसके स्वर्णिम विजय वर्ष, उसके अलावा
अपने भारत देश के 75 इयर्स के इंडिपेंडेंस को हम मद्दे रखते हुए ये 75 किलोमीटर्स और 75 अफसर जेसीओ ओआरस मिलके हमने ये मेरठ से दिल्ली का पूरा रैली हमने किया है और हम इसको नेशनल वॉर मेमोरियल में कल्मिनेट ख़त्म करेंगे आज। उत्साह कैसा है जवानों और अधिकारियों का? दिल्ली तक पहुंचे हैं, 75 किलोमीटर की यात्रा की है। उत्साह बहुत ऊंचा है, बल्कि सारे यही कह रहे हैं कि और आगे चलेंगे और लंबा करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह का उत्साह का माहौल है। भारतीय सेना के जवान और अधिकारी काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाकर। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और हरियाणा के नूंह जिले में कैंसर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान की ओर से आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर के दौरान ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की गई। पेश है हमारे सहयोगी गिरीश निशाना की भी ये खास रिपोर्ट। यह है हरियाणा के नूंह जिले का हिलालपुर गांव। बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान यानी BSGSS द्वारा इस गांव में एक और कैंसर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत हिलालपुर गांव में एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों ने कैंसर की जानकारी ली और अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। I'm delighted to learn that under the CSR umbrella of RIGHTS, Bisnoli Sarvodaya Gramodyog Seva Sansthan, in association with Indian Cancer Society, is organizing yet another Cancer Awareness and Screening Camp in the aspirational district of Noo in Haryana on 28/9/2021. This cancer camp is being organized as part of the ongoing rights-supported Jan Arogya Yojana community health care program in Hilalpur and adjoining villages. With the gracious CSR support of RIGHTS, the NGO has set up a fully equipped health center with a mobile medical van to provide basic healthcare services to the local community. मुझे बहुत खुशी है कि बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान BSGSS जो एक डेली बेस्ड NGO है, वो नूंह जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसमें ये भी एक तथ्य जो सबके जानने योग्य है कि इस NGO को दो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स ने, मिस्टर VK झा और मिसेस नंदिता बख्शी, रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, वो पूरा समय इसको सहयोग देते हैं। कैंसर जागरूकता कार्यक्रम और निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में क्लिनिक और मोबाइल मेडिकल वैन द्वारा चिन्हित करीब 100 संभावित कैंसर रोगियों की जांच की गई, जिसमें ज्यादा संख्या महिलाओं की रही। इस दौरान इंडियन कैंसर सोसाइटी के चिकित्सकों और सहायक कर्मियों की टीम द्वारा नाक, कान, गला और स्त्री रोगों की भी जांच की गई। कैंसर के प्रति लोग जागरूक हों, इस दिशा में राइट्स लिमिटेड अपने CSR पहल के हिस्से के रूप में मेडिकल आउटरीच कार्यक्रम का पूर्ण समर्थन कर रही है। This Sansthan is providing health services in and around Hilalpur village through a fully equipped health center and a mobile medical van. It also provides support to the district health centers. It played a vital role in addressing the COVID pandemic issues. हर मंथली जो नहीं हो पा रहे थे कैंप, वो मंथली होंगे। इससे लोगों को कैंसर की अवेयरनेस मिलेगी और यहाँ पे बेसिक टेस्टिंग भी हो जाएगी। आम जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया या सर्वाइकल कैंसर हो गया, तो उसके लिए ये संस्था काम कर रही है यहाँ पर। और उसी उपलक्ष्य में आज सिविल सर्जन महोदय डॉक्टर सुरेंद्र यादव सर यहाँ आए हुए हैं। अनूप जी हैं यहाँ पे बिस्नौली ग्रामोद्योग सेवा से, कैंसर सोसाइटी के सब पूरी टीम आ रखी है यहाँ पे। BSGSS नूंह जिले के हिलालपुर गांव में भी लगातार कैंसर जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है और स्वास्थ्य को लेकर इस संस्था ने आसपास के गांवों में एक मुहिम छेड़ रखी है। राइट्स के सौजन्य से, इंडियन कैंसर सोसाइटी के सहयोग से आज हमारी गैर सरकारी संस्था बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान ने अपनी अथक मेहनत से भारत के सबसे पिछड़े जिले नूंह के हिलालपुर गांव में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राइट्स के सौजन्य से यहाँ पे 2 वर्ष पूर्व स्थित एक आधुनिक चिकित्सा केंद्र, जिसमें 50,000 लोगों से भी ज्यादा लोगों को चिकित्सा उपलब्ध कराई गई, वो इंडियन कैंसर सोसाइटी ने अपने दूसरे कैंप के लिए भी चुना है। इस तरह के शिविर से ग्रामीण महिलाएं काफी उत्साहित हैं।
हिलालपुर गांव में कैंसर जागरूकता और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, बात करते हैं। बताइए किस तरह का ये कैंप लगाया गया है? सर जी, हम भिरावटी के रहने वाले हैं। यहाँ पे ये संस्था आई है, हमारे लिए लेडीजों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि हर एक बीमारी का हमें पता चल जाएगा, हमारे लिए सुविधा हुई है, बहुत अच्छी बात है। जो सारी बीमारियों को पता चल जाएगा हमारा, हम भी बीमारियों से बच कर रहेंगे, आपका पता चल जाएगा, जितना चेकअप हो जाएगा सर। BSGSS महिला सशक्तिकरण के साथ क्षेत्र में विशेष रूप से वंचित लोगों के बीच में करीब 2 दशकों से काम कर रहा है। गिरीश निशाना, DD न्यूज, नूह, हरियाणा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हुई है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार राशन कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज उपलब्ध करवा रही है। ये फ्री अनाज राशन कार्ड पर मिलने वाले कोटे के अलावा है। देखिए बिहार के मुंगेर जिले से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना की पहली लहर के दौरान जब देश में लॉकडाउन लगाया गया था, तो उस वक्त गरीब परिवारों, विशेषकर प्रवासी मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया था। लेकिन उससे भी बड़ा संकट था राशन का। गरीब परिवारों के लिए 2 वक्त के भोजन का इंतजाम करना बड़ी समस्या बन गया था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुई केंद्र सरकार की गरीब कल्याण अन्न योजना ने गरीब परिवारों को राहत पहुंचाई। कोरोना में हमको बहुत राहत मिल रहा है और सरकार से मांगते हैं कि आगे चल के कष्ट में हम लोगों को इसी तरह राहत देते रहे। हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जब से लॉकडाउन हुआ है, हमें मोदी के तरफ से राशन मिलता है, चावल गेहूँ मिलता है, 2 किलो अनाज 3 किलो चावल दिया जाता है। इसमें हमें मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ। गरीब कल्याण अन्न योजना से करीब 80 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज और प्रति परिवार 1 किलो दाल मुफ्त उपलब्ध कराई गई, जिससे प्रवासी मजदूरों के परिवारों के सामने भोजन का संकट दूर हो पाया। खास बात यह है कि इस योजना में जो मुफ्त 5 किलो अनाज दिया जाता है, वह राशन कार्ड पर हर माह मिलने वाली राशन के अतिरिक्त है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से मैं 2 यूनिट में 20 किलो पा रही हूँ, जिसमें 10 किलो प्रधानमंत्री का फ्री वाला मिल रहा है और 10 किलो पैसा देकर मिल रहा है, जिसमें 6 किलो चावल और 4 किलो गेहूँ मिल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर होने वाला पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन कर रही है। इस योजना के तहत प्रति माह प्रति परिवार प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज का वितरण किया जा रहा है, जिसमें 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल शामिल है। केंद्र सरकार ने अनाज के मुफ्त वितरण की व्यवस्था आगामी नवंबर 2021 माह तक जारी रखने की भी घोषणा की, जिसका प्रवासी मजदूरों और गरीब परिवारों ने स्वागत किया है। चावल और गेहूं 10-10 किलो दोनों मिल रहे हैं और इससे हमने प्रधानमंत्री को शुक्रिया अदा करते हैं। बिहार के मुंगेर में इस योजना का लाभ लेने वाले इन परिवारों के चेहरे पर खुशी की लहर है। गरीब तबके, विशेषकर प्रवासी मजदूरों के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना से मुफ्त मिलने वाले अनाज ने उनके सामने अचानक आ खड़े हुए भोजन के संकट का समाधान किया है और कोरोना काल में उन्हें राहत पहुंचाने का काम किया है। मुंगेर से DD न्यूज के लिए कृष्ण प्रसाद की रिपोर्ट। और अब खबर महाराष्ट्र से है। बारिश और बाढ़ की यहां बात करेंगे। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात गुलाब के चलते उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ जिलों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। नतीजतन नदियों और नालों में पानी भर गया है और कई गांवों से संपर्क टूट गया है। ठाणे जिले में सुबह से लगातार बारिश हो रही है। जिले के भिवंडी शहर और ग्रामीण इलाकों में रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते कई रास्ते जलमग्न हो गए हैं। कई निचले इलाकों में पानी जमा होने से शहर में यातायात धीमा हो गया है। उस्मानाबाद जिले में रुक रुक कर भी बारिश हो रही है। तेरणा और मांजरा 2 प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई है। जिला आपदा प्रबंधन टीम ग्रामीणों को बचाने में जुटी हुई है।
इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ राहत कार्य में जुटी हुई है। बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। विदर्भ मराठवाड़ा सीमा पर ईसापुर बांध के 12 गेट खोलने से पैन गंगा नदी में बाढ़ आ गई है। इससे यवतमाल जिले के पुसद तालुकों में बाढ़ आ गई है। आज जायकवाड़ी बांध के 18 फाटक चरणबद्ध तरीके से आधा फुट तक खोल दिए गए हैं और गोदावरी नदी में पानी का बहाव शुरू हो गया है। वहीं औरंगाबाद जिले में भी बारिश का जोर कायम है। जिला प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। अगले 24 घंटे में मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण में मूसलाधार से भी ज्यादा बारिश होने की संभावना है। हमारे सहयोगी योगेश शीतल ताजा अपडेट के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। योगेश, क्या ताजा अपडेट है? मौसम कैसा है? और लगातार मौसम विभाग का ये कहना कि अगले 24 घंटे में और भी भारी बारिश हो सकती है। किस तरह का वहां से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट है आपके पास? असीम, जो मराठवाड़ा और विदर्भ का क्षेत्र ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। मराठवाड़ा पूरी तरीके से आप कहें तो प्रभावित हो, विदर्भ के कुछ जिले हैं वो जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। यही वजह है कि एनडीआरएफ की टीमें जो है वो भी डिप्लॉय की गई हैं। परसों से ही जो एनडीआरएफ की टीमें उन्होंने काम शुरू कर दिया था। जो लातूर है और उस्मानाबाद, ये दो जगह है जहाँ एनडीआरएफ की टीम अभी भी जो है मोर्चा संभाले हुए है और युद्ध स्तर पर काम जारी है। जैसा आपने सही कहा कि कई छोटे बड़े बांध हैं, कई डैम हैं, कई छोटी मोटी नदियाँ हैं जो कि वहाँ पे हैं, जो कि जलाशयों का भी काम करती हैं, वहां पे पानी की आपूर्ति भी करती हैं। ये ओवरफ्लो हुई है जिसके कारण जो खेती का इलाका है वहां पे पानी गया है और किसानों को काफी ज्यादा दिक्कत हुई है। मसलन सोयाबीन के किसान हो या फिर कपास के किसान हो, तुर दाल के हो, उड़द दाल के हो, जो वहां पे दलहन की खेती होती है, खास करके विदर्भ और जो मराठवाड़ा का क्षेत्र है वहां काफी ज्यादा किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि जानमाल की बात करें तो 7 मौत की आधिकारिक पुष्टि की गई है, लेकिन इसके अलावा जो अनधिकारिक तौर पर अगर कहें तो काफी ज्यादा जो 15 से 17 का जो आंकड़ा है वो गैर आधिकारिक है, जिसकी बातें जो है वो हो रही है। जो उप मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे अजीत पवार, उन्होंने भी मौके की जो समीक्षा की है और जो सरकारी स्तर पर जो भी चीजें हो सकती है, जो दिशा निर्देश हो सकते हैं, वो संबंधित अधिकारियों, संबंधित विभागों को दिया गया है कि जो भी दिक्कतें हैं उसका समय रहते जो है वो उसको टेकल किया जा सके। अभी हमने जाना कि रिसेंटली अभी जो भी फ्लड लाइक सिचुएशन हुआ था, इससे पहले जब मानसून का हमने देखा था कि पूरा कोंकण क्षेत्र था, चाहे वो रत्नागिरी हो, सिंधुदुर्ग हो, पालघर का ये रायगढ़ का एरिया हो, यहाँ काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और उसके बैक टू बैक की सिचुएशन जो है वो महाराष्ट्र में अभी उभरी है। जैसा आपने सही भी कहा कि जो आने वाले 24 घंटे हैं उसमें भी भारी से अत्यंत भारी बारिश की जो है का अनुमान है वो मौसम विभाग ने लगाया है। तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे जमीनी स्तर पे जो एजेंसियां हैं वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर रही हैं कि लोगों को ज्यादा नुकसान इससे न उठाना पड़े। योगेश, नासिक से क्या खबर है? वहां चूंकि खबरें आ रही थी कि शहरों में वहां पे पानी काफी आ गया है नदी से आकर, वहां पे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहां से कोई अपडेट? देखिए, नासिक रीजन की बात करें तो गोदावरी का जैसा आपने जिक्र भी किया था कि गोदावरी में वाटर का फ्लो जो प्रवाह है वो काफी तेज हुआ है। हालांकि जो एजेंसी की तरफ से, उनकी तरफ से अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा गया, वहां पे उस तरह की डिप्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन वहां पे सिचुएशन अभी माना जा रहा है कि सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में है। लेकिन आने वाला 24 घंटा जो है वो महत्वपूर्ण है। नासिक अगर आप बात कर लें या फिर अगर आप उत्तरी महाराष्ट्र की अगर आप बात कर लें तो सिचुएशन जो है वो अभी एजेंसियां नजर रखी हुई है। सबसे जो ज्यादा चुनौती है वो मराठवाड़ा क्षेत्र में है और विदर्भ के कुछ जिलों में है। कुछ नदियां उफान पर हैं, मसलन जैसे आपने गोदावरी नदी का जिक्र किया, बहुत सारे डैम्स के गेट्स खोल दिए गए हैं, उसकी वजह से बहुत सारे ग्रामीण जो अंचल हैं वो प्रभावित हैं। किस तरह से जो वहां लोग फंसे हुए हैं उन तक राहत सामग्री, खाने पीने की चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए, ग्रामीणों के बारे में जैसा कि मैंने आपको कहा कि ग्रामीण भी फंसे हुए हैं और बड़ी संख्या में जो पशुपालक हैं, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है, अगर आप मराठवाड़ा क्षेत्र की बात करें, चाहे वो बीट की आप बात करें, उस्मानाबाद की बात करें, अगर आप यूं समझें कि सोलापुर से आप जैसे ही उत्तर की तरफ अगर आप सोलापुर से आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो बीट है, उस्मानाबाद है, लातूर, ये सब जो जिले हैं यहाँ आमतौर पर बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती, बेसिकली सूखा के लिए क्षेत्र जाना जाता है। लेकिन जिस तरीके से गुलाब का असर पड़ा है उसके हिसाब से जो है यहाँ पे अत्यंत बारिश हो रही है। और वहां पे हम एक चीज कह सकते हैं कि वाटर मैनेजमेंट कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के उन क्षेत्रों में अभी भी बहुत बेहतर नहीं हो पाया। यही वजह है कि पानी निकलेगा कहां से, निकासी की ये दिक्कत है। और यही वजह ये भी है कि कई जगह जो डैम के गेट हैं या जहां पे बांध बनाया गया था, जहां पे स्टोरेज का एक तरीके से ब्रैकेट किया गया था, उसको धीरे धीरे खोला गया है ताकि लोगों को राहत पहुंच सके। लेकिन जानमाल के अलावा सबसे ज्यादा नुकसान जो है, जिसका दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है, वो है
कृषि पर, क्योंकि जो वहाँ के फसल हैं, चाहे जैसे मैंने आपको बताया, चाहे सोयाबीन की बात करिए, कपास की बात करिए या दलहन की बात कीजिए, इसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। रेस्क्यू की बात जहां तक आपने कहा, तो जैसा कि लातूर से अभी हेलीकॉप्टर के मदद से 3 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया था। सारी एजेंसियों को स्टैंड बाय पे रखा गया है ताकि समय रहते कुछ जो हम कहते हैं अप्रिय घटना वो ना हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को मुंबई से हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हर शहर को इमारतों से, रास्तों की साइज से नापा नहीं जा सकता। हर शहर की अपनी खूबसूरती होती है, हर शहर की अपनी आत्मा होती है, हर शहर की अपनी पहचान होती है। अर्बनाइजेशन को समस्या न समझे, हम अर्बनाइजेशन को अपॉर्चुनिटी समझे। ये अवसर है, ये शहरीकरण हो रहा है, इसे हम संकट न समझे, इसे अवसर समझे। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम, ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब वक्त हो गया है अर्थ जगत की कुछ अहम खबरों को जानने का। और हमारे सहयोगी अजय मिश्र पूरी तैयारी के साथ आ चुके हैं स्टूडियो में। अजय, नमस्कार। धन्यवाद असीम। और शुरुआत करते हैं बाजारों से, क्योंकि गिरावट का जो दौर कल शुरू हुआ था आज भी जारी है। शेयर बाजार गिरावट के साथ आज फिर से खुले। बीएसई का सेंसेक्स करीब 443 अंकों की गिरावट के साथ 59,224 पर खुला। वहीं एनएसई का निफ्टी 123 अंक की गिरावट के साथ 117,625 के स्तर पर खुला। इस वक्त देखें तो बाजार गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। 59,434 का स्तर। निफ्टी 50 38 अंक नीचे कारोबार करता दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, 144 अंक नीचे कारोबार करता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। जहां पे सबसे ज़्यादा एक्शन है उसमें कोल इंडिया, सन फार्मा, भारती एयरटेल, टाटा स्टील और रिलायंस शामिल है। जहां पर नुकसान हो रहा है उसमें एचडीएफसी करीब 1.7% नीचे गिरता हुआ। एशियन पेंट्स में भी गिरावट है। कोटक महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट और आईसीआईसीआई बैंक पर भी स्पष्ट दबाव इस वक्त दिखाई दे रहा है। आईओसी, पावर ग्रिड, सन फार्मा, एनटीपीसी और कोल इंडिया पावर स्टॉक्स आज थोड़ी सी ऊर्जा जरूर दे रहे हैं बाजारों को, लेकिन आमतौर पर देखें मोटे तौर पर बाजारों में गिरावट का दौर है। लेकिन ऐसा नहीं मान सकते कि ये प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम से बाजारों के लिए। उधर सेबी से बहुत खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने जो इन्फोसिस और विप्रो है उनके कुछ कर्मचारियों को इनसाइडर ट्रेडिंग का दोषी पाया है और वहाँ के जो कारोबारी हैं, एक तरह से जो कर्मचारी हैं, उन पर रोक लगा दी है शेयर बाजार में कारोबार करने से। एक और बड़ा फैसला हुआ है सेबी का। स्पॉट गोल्ड ट्रेडिंग की अब शुरुआत होगी। उसके लिए फ्रेमवर्क, रिलेटेड पार्टी लेनदेन के लिए कड़े मानदंड और तकनीकी कंपनियों में बेहतर वोटिंग अधिकारों के साथ शेयर जारी करने के नियमों को और आसान बनाना और डीलिस्टिंग के मानदंड शामिल हैं। ये सेबी के फैसले। अब आप सोने में भी स्पॉट में कारोबार कर सकते हैं। इस फ्रेमवर्क के तहत वॉल्ट मैनेजर गोल्ड डिपॉजिट स्वीकार कर सकते हैं और सिक्योरिटीज जारी कर सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट EGR कहा जाएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम है। अभी तक आप केवल वायदा बाजार में ट्रेड कर सकते थे। एक ट्रेंड हमें दिखाई देता था कि सोने के भाव कैसे हो सकते हैं आने वाले दिनों में, लेकिन अब आप स्पॉट बाई कर सकते हैं। 1 या 2 ग्राम में 10 ग्राम आपको खरीदना है तो जाकर के शेयर बाजार पर खरीद सकते हैं, और चाहें तो उस सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट में सोना आप बाजार से उठा सकते हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग टाइम्स है, लेकिन अच्छी खबर ये नहीं है कि क्रूड ऑयल के दाम अभी भी ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। जो हमने 78 का स्तर देखा था जुलाई में असीम, वहाँ पर पहुंचे हुए हैं ये कच्चे तेल के दाम, और कुछ तो एनालिस्ट ये मानते हैं कि $90 तक जा सकते हैं इस साल के अंत तक, जो कि बहुत अच्छी खबर नहीं होगी। अजय, कोई इम्पैक्ट उसका इंडियन इकोनॉमी पे? कोई इम्पैक्ट उसका इंडियन इकोनॉमी पे? यही इम्पैक्ट होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले
कई महीनों से जो हमने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हुए नहीं देखे थे, अभी हमने कल या परसों देखा कि डीजल के दाम में 25 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। तो ऑब्वियसली चूंकि हम इंपोर्ट डिपेंडेंट नेशन है और $90 अगर जाता है दिसंबर तक, तो ये बहुत ही बुरी खबर होगी अर्थव्यवस्था के लिए। उसका जनरल इन्फ्लेशन जो है उस पर भी बुरा असर पड़ता है, लेकिन एक स्ट्रेटजी के साथ तो हमें काम करना ही होगा। खबरें भी आ रही हैं कि कुछ टैक्सेस में कमी की जा सकती है, कब होगा उसका इंतजार, लेकिन बहुत ही क्रूशियल टाइम है क्रूड ऑयल मार्केट के लिए आगे आने वाले कुछ महीनों के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। खबर जापान से है, जहां जापान की सत्तारूढ़ पार्टी एलडीपी ने बुधवार को पूर्व विदेश मंत्री फुमियो किशिदा को अपना नया प्रधानमंत्री चुन लिया है। वहीं इस शीर्ष पद के लिए लड़ रहे लोकप्रिय वैक्सीन मंत्री 58 वर्षीय तारो कानो को सफलता नहीं मिल सकी है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने इसकी जानकारी दी है। किशिदा पार्टी के निवर्तमान नेता और प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा की जगह लेंगे। जापान के अगले प्रधानमंत्री के रेस में शामिल 4 उम्मीदवारों में से 2 महिलाएं भी थीं। चीन के पूर्वोत्तर इलाकों में शुरू हुआ बिजली का संकट अब पूरे चीन को अपनी चपेट में लेता हुआ नजर आ रहा है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि फैक्ट्रियों, मॉल्स, दुकानें बंद करनी पड़ रही हैं। कोयले की सप्लाई में आ रही दिक्कतों के कारण चीन के पूर्वोत्तर इलाके में कुछ दिनों से बिजली संकट पैदा हुआ है, जो कि धीरे धीरे देश के बाकी हिस्सों को भी प्रभावित कर रहा है। बिजली संकट की सबसे अधिक मार देश की औद्योगिक गतिविधियों पर पड़ी है। एक अनुमान के मुताबिक चीन की करीब 44% औद्योगिक गतिविधियां इस संकट से बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। सबसे अधिक प्रभावित होने वालों में जियांगसू, जेजियांग और गुआंगडोंग हैं। ये तीनों इंडस्ट्रियल पावर हाउस हैं और चीन की इकोनॉमी में इनका करीब 1/3 योगदान है। खबर ब्रिटेन से है, जहां ईंधन आपूर्ति की समस्या क्रिसमस के बाद भी जारी रह सकती है। इस बात के संकेत देते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने वाहन चालकों से अपील की है कि आपूर्ति में सुधार होने तक घबराहट में ईंधन खरीदने से बचें। बोरिस जॉनसन ने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि रिफाइनरियों में ईंधन की कोई कमी नहीं है। जॉनसन ने इस बात पर जोर दिया है कि सभी अपने काम सामान्य रूप से करते रहें। इस बीच सेना के टैंकर चालकों को जरूरत पड़ने पर ईंधन पहुंचाने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। खबर उत्तर कोरिया से है, जहां वो लगातार मिसाइल परीक्षण कर रहा है। इसी सिलसिले में उसने मंगलवार तड़के कम दूरी तक मार करने वाली एक मिसाइल दागी है। पड़ोसी देशों दक्षिण कोरिया और जापान ने यह संदेह जताया है कि उत्तर कोरिया ने किसी नई मिसाइल का परीक्षण किया है। जानकारों का मानना है कि उत्तर कोरिया की तरफ से ऐसा कदम बार बार इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि वो अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर दबाव डाल सके। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में हुए क्वाड समिट को लेकर ट्वीट करते हुए कहा है कि पहली बार व्यक्तिगत रूप से क्वाड लीडर समिट की मेजबानी करना सम्मान की बात थी। हम अपनी साझेदारी और हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो कि स्वतंत्र, खुला, समावेशी और लचीला है। इसके साथ ही राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक वीडियो भी इस पर जारी किया है। I'm honored to welcome Prime Minister Morrison, Prime Minister Modi, Prime Minister Suga for the first in-person meeting of the Quad we've had. We're 4 major democracies with a long history of cooperation. We know how to get things done, and we are up to the challenge. I'm proud to say that we're making excellent progress. You ready to go to work? स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के ला पामा द्वीप पर स्थित कैम्ब्रे विएजा ज्वालामुखी में भूकंपीय गतिविधियां कुछ देर की खामोशी के बाद एक बार फिर से एक्टिव हो गई हैं। द्वीप की 80,000 में से 6,000 से अधिक लोगों को वहां से निकाल लिया गया है। वहीं ज्वालामुखी से निकल रहे लावा समुद्र की तरफ तेज गति से बढ़ रहा है, जिसके कारण खतरा और भी बढ़ गया है। 19 सितंबर को शुरू हुए विस्फोट से निकले लावा ने ला पामा पर 589 इमारतों और 21 किलोमीटर की सड़कों को नष्ट कर दिया है। यहाँ रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हर शहर को इमारतों से, रास्तों की साइज से नापा नहीं जा सकता। हर शहर की अपनी खूबसूरती होती है।
हर शहर की अपनी आत्मा होती है, हर शहर की अपनी पहचान है। अर्बनाइजेशन को समस्या न समझे, हम अर्बनाइजेशन को अपॉर्चुनिटी समझे। ये अवसर है, ये शहरीकरण हो रहा है, इसे हम संकट न समझे, इसे अवसर समझे। और अब खेल जगत की कुछ अहम खबरें। और हमारी सहयोगी सुचित्रा इस वक्त स्टूडियो में पहुंच गए हैं, मौजूद हैं। सुचित्रा, नमस्कार। शुक्रिया असीम। शुरुआत करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग के अपडेट्स के साथ। इंडियन प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। गत चैंपियन मुंबई इंडियंस को हराकर आत्मविश्वास से भरी आरसीबी जब राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो उसका इरादा जीत की लय को कायम रखने का होगा। विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी के 10 मैच में 12 अंक हैं। रॉयल्स के खिलाफ मिली जीत उन्हें प्लेऑफ में लगभग पहुंचा देगी। दूसरी ओर रॉयल्स के 10 मैच में 8 अंक हैं। उनके लिए यह मुकाबला करो या मरो से कम नहीं होगा। यहां हारने पर उनके लिए अंतिम 4 में स्थान बनाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। आईपीएल में मंगलवार को खेले गए पहले मुकाबले में कोलकाता ने दिल्ली की टीम को 3 विकेट से हरा दिया। केकेआर के कप्तान मॉर्गन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 127 रन ही बना पाई। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7 विकेट खोकर ये लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ कोलकाता के 10 अंक हो गए हैं। वो अंक तालिका में चौथे स्थान पर हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में ही मंगलवार के दूसरे मुकाबले में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। अबू धाबी में खेले गए इस मैच में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए पंजाब को 6 विकेट पर 135 रन पर रोक दिया। इसके बाद मुंबई ने 4 विकेट खोकर 19 ओवर में मैच जीत लिया। मुंबई के लिए सौरभ तिवारी ने 37 गेंद पर 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से सर्वाधिक 45 रन की पारी खेली। इसके अलावा क्विंटन डिकॉक ने 27 रन बनाए। अंतिम ओवरों में हार्दिक पांड्या ने 30 गेंद पर 40 रन की विस्फोटक पारी खेली। इस जीत के बाद मुंबई की टीम के 11 मैच में 10 अंक हो गए हैं और वो तालिका में 5वें नंबर पर पहुंच गई है। बात चैंपियंस लीग की। इंग्लिश क्लब लिवरपूल ने चैंपियंस लीग में एफसी पोर्तो पर 5-1 की बड़ी जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ लिवरपूल ने ग्रुप बी में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। लिवरपूल के लिए मोहम्मद साला और फर्मिनो ने 2-2 गोल किए। इंग्लिश क्लब के लिए 1 गोल सादियो माने ने 45वें मिनट में किया। पोर्तो की तरफ से एकमात्र गोल 74वें मिनट में टेरेमी ने किया। इस जीत के साथ लिवरपूल ने इस सत्र में अपने 100% जीत के रिकॉर्ड को बरकरार रखा है। फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन ने स्टार स्ट्राइकर लायनल मेसी के शानदार गोल की बदौलत चैंपियंस लीग में इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी को 2-0 से हरा दिया। पीएसजी ने पूरे मुकाबले के दौरान मैन सिटी पर दबाव बनाए रखा। मैच के 8वें मिनट में इद्रिसा गुए ने गोल करके पीएसजी को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसी सत्र में बार्सिलोना छोड़कर पीएसजी में शामिल हुए मेसी ने टीम के लिए 74 मिनट में दूसरा गोल किया। मेसी ने एम्बापे से मिले पास पर पेनल्टी एरिया के पास से शानदार शॉट लगाते हुए ये गोल किया। फ्रेंच क्लब के लिए मेसी का ये पहला गोल रहा। वहीं चैंपियंस लीग में ये उनका 121वां गोल है। दूसरी तरफ मैन सिटी को इस मुकाबले में गोल करने के कई मौके मिले, लेकिन वे अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाए। स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग में मंगलवार की देर रात आश्चर्यजनक रूप से हार का सामना करना पड़ा। मोल्दोवा के क्लब शेरिफ ने चैंपियंस लीग के इतिहास के सबसे बड़े उलटफेर में से एक करते हुए रियल मैड्रिड को 2-1 से हराने में सफलता पाई। शेरिफ की टीम पहली बार चैंपियंस लीग के ग्रुप दौर का मुकाबला खेल रही थी। उन्होंने 25वें मिनट में यक्षी बोयेव के गोल की मदद से रियल को चौंकाते हुए 1-0 की बढ़त ले ली। दूसरे हाफ में रियल को पेनल्टी मिली, जिस पर बेंजेमा ने गोल करके स्कोर को बराबर कर दिया। मैच खत्म होने से ठीक पहले सेबेस्टियन थिल ने गोल करके शेरिफ को 2-1 से रोमांचक जीत दिला दी। शेरिफ की 2 मैच में ये दूसरी जीत है। इसी के साथ वो ग्रुप डी में शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। तो ये थी इस वक्त की खेल की कुछ प्रमुख खबर। वापस चलते हैं असीम के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा, इन तमाम खेल अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट यानी कि लाइफ प्राइम की।
उचित पोषण और खान-पान में आयुर्वेद के सिद्धांतों का खासा महत्व है। आयुर्वेद भोजन को ही औषधि मानता है। आयुर्वेद उचित भोजन के जरिए ही रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने की बात करता है। पोषण माह में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इसे लेकर लोगों में जागरूकता भी फैलाई जा रही है। ऐसे में पोषण माह के दौरान इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि खान पान में आयुर्वेद के नियमों का पालन करके हम न सिर्फ शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट रह सकते हैं बल्कि उचित पोषण भी प्राप्त कर सकते हैं। आयुर्वेद के सिद्धांतों के मुताबिक अच्छे और पौष्टिक आहार से ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है। यदि हम पोषक आहार ले रहे हैं और उसका पाचन ठीक ढंग से हो रहा है तो मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता का बनना तय है। इसलिए क्या खाएं, कितना खाएं और कब खाएं, ये जानना बेहद जरूरी है। समतोल आहार जैसे संपूर्ण 6 रस युक्त आहार जो ताजा हो, मतलब शाम का सुबह, सुबह का शाम, ऐसा ना हो। एक बार ताजा बनाएं और उचित मात्रा में सब कुछ हो, दाल चावल रोटी सब्जी सब एक एक पोर्शन। अगर ऐसा हम ले, उसमें घी डाल के अगर हम ले तो उससे इम्यूनिटी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो बहुत अच्छी रहती है, मजबूत होती है, वर्क कैपेसिटी बढ़ती है। मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता का अर्थ है अच्छी सेहत और ये हमें अपने आहार से ही मिल सकता है। आयुर्वेद की परंपरा में भोजन को औषधि माना जाता है। ऐसे में हर आयु वर्ग को सुपोषित करने का अभियान आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन करते हुए जरूर आगे बढ़ेगा। निखिल सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो मिड डे प्राइम के आज के अंक में बस इतना है, लेकिन जाने से पहले आपसे एक अनुरोध, एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट कि आप कोविड जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन कीजिए। घर से बाहर जब भी आप जाइए मास्क आप ज़रूर पहनिए। आप इससे बचकर रह सकते हैं कोरोना से। और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर जाकर अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना वैक्सीन की डोज ज़रूर लीजिए। यकीन मानिए आप इस कोरोना महामारी से बचकर रह सकते हैं। तो इस मिड डे प्राइम के आज के अंक बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे वेदांता, देश की जरूरत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए। ये खेल का मैदान और यहाँ मौजूद हर मन में उमंग का सैलाब।